सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम समय बचा हुआ और अब जो समय बचा हुआ उसमें आपको मेनली रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट में आप काफ़ी कमज़ोर फील कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को और टॉपिक को अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स को पर डे, चाहे नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल हो और बिहार करंट अफेयर, इन सब पर एक अच्छा पकड़ बनाते चलिए। और अगले जो 1 महीने का जो समय है इसका बहुत अच्छे से आप अगर यूज कर लेंगे तो 71st बीपीएससी पीटी आराम से आप निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो जैसा कि मैं यूट्यूब पर पहले ही बोला था कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 71st बीपीएससी पीटी का लुसेंट का हम आप लोगों का करा देंगे रिवीजन। तो लुसेंट का जो समान ज्ञान का बुक है, तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ, जो लुसेंट बुक पढ़ते सब लोग पढ़े होंगे एक बार, ठीक ना। तो मैं इस लेक्चर के में क्या करूँगा, इस तरह के और कई लेक्चर में लुसेंट में जो भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा मैं आपको अपने इस यूट्यूब पर मैं रिवाइज कर दूंगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के साथ ही जो लुसेंट का जो बुक आपके पास है उसको सामने रखिए, ठीक ना। और जो चीज़ें मैं बोलते चलता हूँ आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले लुसेंट पढ़ा है, ये वीडियो आपके लिए और यूजफुल होने वाला है, ठीक ना। तो आज के इस लेक्चर में जो हिस्ट्री सेक्शन में शुरू कर रहा हूँ, हिस्ट्री में भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका मध्यकालीन भारत कर लेंगे, फिर ऐसे करके आपको आधुनिक जो भारत का इतिहास उसको कवर कर लेंगे। फिर हम लोग साइंस पे आएंगे, साइंस कवर कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। इस तरह से करके जो है ना सारे सब्जेक्ट जो लुसेंट में दिया हुआ, जो भी पीटी और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट या जो भी कॉन्सेप्ट, वो सब मैं इसमें कवर कर दूंगा। इसका पीडीएफ, चूंकि ये हैंड रिटन है, ये क्या है, हैंड रिटन है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल IAS बिजनेस फाइटर्स पे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जब आप लुसेंट को जब पहला पेज ओपन करेंगे उसमें हिस्ट्री ही शुरू हुआ है। तो हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किया, एंशिएंट हिस्ट्री में भी टॉपिक किसको लिया, वो सोर्स या स्रोत को। क्योंकि जब हम इतिहास की पढ़ाई करते हैं, इतिहास को, प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हमको स्रोत की आवश्यकता होती है। तो स्रोत में 2 तरह का, एक तो साहित्यिक स्रोत, एक तो पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लुसेंट में जो है ना, जो भी आपका जो साहित्यिक स्रोत है इसकी चर्चा की गई है। तो इसमें सबसे पहले वेद की बात किया गया। तो कुल मिला के 4 वेद है और वेद को संहिता भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो पहला जो ऋग्वेद है, तो देखिए ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं सिर्फ फोकस ये करूँगा जो उसमें फैक्ट है लुसेंट में, उसको मैं रिवीजन करने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं फिर बोलता हूँ, बुक सामने रख के पढ़िए तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा मेरे ख्याल से। बाकी अगर आपको बिना बुक का भी पढ़ना है तो जो की टर्म में डिस्कस कर रहा हूँ, जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उसको देखते चलिएगा, ठीक। चलिए, तो देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में सिंपल से क्या है, इसमें ऋचाओं के संग्रह है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। मतलब कि जो भी इसमें ऋचा है उसको इसमें काफ़ी अच्छे से क्या किया गया है, लिखा गया है। सब मिला के आपको इसमें 1028 सूक्त है, एकदम फैक्ट याद रखिएगा। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल की चर्चा इसमें की गई है, ठीक। अब जो ऋचा पढ़ने वाले को जो क्या कहा गया, हुत्रु कहा गया है। और इसमें जो आर्य की जो राजनीतिक प्रणाली का हमको क्या चलता है, पता चलता है। आर्य के राजनीतिक प्रणाली, उसके इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में इसमें हमको जानकारी मिलती है। अब जो आपका जो 10 मंडल है, 10 मंडल में तीसरा मंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको रचा किसने, विश्वामित्र ने रचा है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित इसमें कौन सा गायत्री मंत्र है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। जो 9th जो आपका जो मंडल, उसमें सोम देवता का जिक्र है। 10वें मंडल में जो है आपका, इसमें पुरुष सूक्त का चर्चा है। और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का जो है ना जिक्र हमको मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। और 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल है। अब देखिए यहाँ से जो भी चीज़ मैं अभी बताया आपको लुसेंट से, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इजीली यहाँ से पूछ सकता है, ठीक। जो भी डिस्कस कर, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचा है और अग्नि के लिए कितना है, 200। और एक और शब्द है अधन। अधन किसको कहा गया, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ये किससे संबंधित है, गाय से, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चल लेते हैं यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में क्या है, इसमें गद और पद दोनों है, ठीक ना। इसमें मंत्रों और बलि के समय का नियम है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा गया है। इसमें यज्ञ का नियम जो है, इसमें विधि विधान
चीज़ें इसमें जिक्र है। नेक्स्ट जो वेद उसका नाम सामवेद है। यज्ञ के समय गाए जाने वाले इसमें मंत्र हैं, ठीक ना। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहा गया है और ये भारतीय संगीत का इसको जनक कहा जाता है, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट हिस्टोरिकल घटना का हमको वर्णन नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी हिस्टोरिकल जो घटना का हमको जिक्र नहीं मिलता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अथर्ववेद में। इसमें अथर्ववेद में जो है सबसे पहली बात यह है कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। कन्या जन्म की इसमें निंदा की गई है। इसमें देखिए क्या क्या है, विचार की चर्चा है, अंधविश्वास का, रोग निवारक का, जादू टोना का, सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब जो 4 वेद के बाद आपको जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये एक्सप्लेन करता है वेद के बारे में ही, ठीक ना। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है सेक्रीफाइस, ठीक ना। और जो भी वेद है उस वेद के कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। जैसे कि ऋग्वेद का अगर हम बात करते हैं, इसका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी है, ये ध्यान रखिएगा। सामवेद का पंचवीस है, छंदोग्य है, जेमिनीय है। आपका यजुर्वेद का शतपथ है, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय है और अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ है। अब ये क्वेश्चन आपसे जो है ना मैचिंग में पूछा जा सकता है ब्राह्मण ग्रंथ से, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब है अर्णक। अब ये क्या है, जंगल में रहने वाले छात्रों के लिए लिखा गया था और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण ग्रंथ का ही आपका भाग है। ये क्वेश्चन एक बार शायद यूपीएससी इस तरह से आपसे पूछ चुका है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है उपनिषद। देखिए उपनिषद क्या है, इसमें दार्शनिक ग्रंथ है, एक फिलोसफिकल टेस्ट है। ये कुल 108 है, कौन सा 108 है। और आपका जो उपनिषद का नाम है जावालोपनिषद, इसमें 4 आश्रम की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट आपका वेदांग। देखिए वेदों को अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, जिसमें शिक्षा जो है वेदांग, इसमें आपका शुद्ध उच्चारण ये शास्त्र है, ज्योतिष, ठीक ना। फिर आपका इसमें कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और आपका छंद है। ये 6 वेदांग का नाम आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। मे भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका है स्मृति। अब देखिए स्मृति क्या है, इसमें आपका जो एक मनुस्मृति है ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा मनुस्मृति सबसे पुराना है, ये प्री-गुप्ता काल में लिखा गया। फिर आपका एक याज्ञवल्क भी है और एक नारद स्मृति भी है। ये सब कुछ जैसे कि नारद स्मृति आपका गुप्त काल में लिखा गया, जो याज्ञवल्क है ये आपका प्री-गुप्ता पीरियड में लिखा गया। तो लेकिन जो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति कौन सा आपका है मनुस्मृति। नेक्स्ट हम पुराण को देख रहे थे। कुल पुराण की संख्या 18 है, यही आपसे पूछ सकता है। इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष, या इनके पुत्र का नाम है उग्रश्रवा, ठीक ना। मत्स्य पुराण जो है ना सबसे पुराना है, ठीक ना। संस्कृत का श्लोक इसमें है। स्त्री और शूद्र जो है ना उस समय पुराण को सुन सकते थे, ऐसा चीज़ें आपको याद में रखना चाहिए। अब देखिए 2 महाकाव्य का भी चर्चा किया गया है। एक रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा है, इसमें 7 कांड की चर्चा है। महाभारत इसको वेद व्यास ने लिखा है, ये ठीक ना। ये महाभारत का ध्यान रखें, वेद व्यास ने लिखा। बाकी कभी एग्जाम में फिर पूछा तो नहीं, लेकिन हाँ चीज़ें जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब कुछ और उसमें फैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि मैत्रेयी संहिता एक है, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गृह व्यवस्था इस चर्चा है इसमें है। फिर शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जातक कथा क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। कथा वस्तु कौन सा ग्रंथ है, हीनयान का ग्रंथ है। आगम क्या है, जैन साहित्य को कहा जाता है। एक और आपका जो है ना चचनामा है, इसके लेखक का नाम अली अहमद है। इसमें अरबों की सिंध विजय की चर्चा दी गई है। एक आपका अर्थशास्त्र है, इसमें 15 अधिकरण और 108 जो है प्रकरण है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखी गई, इसमें कश्मीर का इतिहास है और ये संस्कृत में लिखा गया है। एक भगवती सूत्र है, ये महावीर के जीवन कृत्य का इसमें चर्चा किया गया। एक कल्प सूत्र भी है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ये बताता है। अब कुछ जो यात्री विवरण है, यहाँ से क्वेश्चन में बहुत कई बार पूछा गया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो यूनान के जो यात्री थे, यूनानी या रोमन लेखक, इसमें है टेसियस, ये कहाँ से, ईरान से आया हुआ था।
और ये क्या था, एक तरह का ईरान का राजवैद्य था, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहलाता है। हिस्टोरिका नाम का किताब लिखा है जिसमें भारत और फारस के संबंधों का इसमें जिक्र है, और ये लगभग आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में कौन कौन है, नियार्कस है, आनेसिक्टस है, और आपका अरिस्टोबुलस है। ये भी एक बार स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें हो गया मेगानिस्तीज, ये सेल्यूकस का राजदूत है, ठीक ना। इसने इंडिका नाम का किताब लिखा है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया। अगला है डायमेकस, ये सीरिया के आंतियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। अगला है डायोनीसियस, ये मिस्र के टॉलमी फिलेडेस्पस का राजदूत था और अशोक के दरबार में ये आया हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए एक क्रम याद रख सकते हैं, सिकंदर के राजदूत का नाम निकोटर, निकोटर के राजदूत का नाम क्या था आपका, मेगानिस्तीज। अब एक है आपका प्लिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक ना। ये लगभग प्रथम शताब्दी की का इसमें जिक्र है। एक और है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, लेखक नहीं है लेकिन हाँ ये 80 ईस्वी के आसपास की जानकारी, इसके कोई लेखक नहीं, ध्यान रखिए क्वेश्चन एक बार शायद पूछ चुका है। टॉलमी, भारत का भूगोल लिखा, ये लगभग 2वीं शताब्दी का इसमें जिक्र है। नेक्स्ट आपका कुछ हम लोग देख लेते हैं चीनी आते, देखिए इसमें पहले फाहियान है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इसके किताब का नाम है द ट्रेवलर्स ऑफ फाहियान, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है जो है, हाँ ये याद रखिएगा, ये शंगु गण है, ठीक ना। ये भी चीन से ही आया और 3 वर्ष तक के भारत में रहकर बौद्ध धर्म के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर रहा था। फिर अगला है हुएन सांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, किताब का नाम है सुयुकी, ठीक ना। 138 देशों का इसमें विवरण है और ये उस समय जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में भी जाके चीज़ें इकट्ठा किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब ये हर्ष जो वर्धन के काल का समाज क्या था, धर्म क्या है, राजनीति क्या, उसके बारे में ये वर्णन इस किताब में आपको मिलेगा। अगला है इत्सिंग, ये लगभग 700 ईस्वी के आसपास आया और ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ये मतलब कि बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग अरबी लेखक में, पहला इसमें आपका है अल मसूदी, कौन है, अल मसूदी। नेक्स्ट है आपका अल ब्रूनी, ये महमूद गजनवी के साथ आया, किताब उल हिंद भारत की खोज किताब लिखा है और इसमें भारत की लगभग सभी जानकारी जो है ना आपको इस किताब में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक है मार्को पोलो, इटली का यात्री है, ठीक ना। ये पांड्य काकतीय मतलब कि वंश का ये मतलब कि यात्रा करता है। नेक्स्ट आपका है इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, इसको काजी नियुक्त किया गया था, ये मोरक्को से आया था, किताब का नाम है रिहला, ठीक ना। अब विजयनगर साम्राज्य में कुछ यात्री आए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए निकोलो कॉन्टी इटली से आया हुआ था, किसके दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में। अब्दुल रज्जाक ये पर्शिया फारस से आया हुआ था, किसके दरबार, देवराय द्वितीय के दरबार में। डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय के दरबार में, बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में, और नूनिज ये पुर्तगाल का था, अच्युत राय के दरबार में आया हुआ था। ये आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान में रखें। देखिए आधुनिक भारत में कुछ यात्री आते हैं, विलियम हॉकिंग्स और थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में, और वर्नियर फ्रांस ये शाहजहां के दरबार में। कभी कभी ना किसके दरबार में या किस राजवंश में कौन यात्री आए, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली जो है ना पूछता, और ये आपको लुसेंट में ठीक ठाक ढंग से दिया गया है। अब कुछ जो पुरातात्विक साक्ष्य उसके बारे में जान लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक और बोगाच गोई जिसको एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है, ये लगभग 1400 BC के आसपास का अभिलेख है। इस अभिलेख का खासियत आपका ये है, इसमें 4 जो है ना देवता का, वैदिक देवता का जिक्र है, नाम है मित्र, वरुण, इंद्र और ना सत्य, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, देवता का जिक्र इसमें है इस आपका अभिलेख में। नेक्स्ट एक है गरुड़ स्तंभ, ये जो गरुड़ स्तंभ है आपका है ये आपका कहाँ मिला है, वेश नगर जिसको विदिशा भी कहा गया है, यह यमन राजदूत हेलियोडोरस का है, ठीक ना।
एक आपका सोहगौड़ा अभिलेख है, इसमें सर्वप्रथम अकाल की जानकारी, उस समय अकाल पड़ा था, ऐसा हमको जो है ना जानकारी इसमें प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी आपको इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हाथी गुफा। इसमें कोई तिथि का जिक्र नहीं है, लेकिन कलिंग राज खारवेल का है और इसमें भारतवर्ष का जिक्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा में। नेक्स्ट चल लेते हैं आपका भित्री स्तंभ लेख जो है आपका, सर्वप्रथम भारत पर हुन आक्रमण की जानकारी इसी भित्री अभिलेख से पता चलता है। आपका जो एरन अभिलेख है भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा का वर्णन है। सातवाहन वंश का पूरा इतिहास किस पर आधारित है? अभिलेख पर ही आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं आहत सिक्का, मतलब ये प्राचीनतम सिक्का, इसको कशाकपर्ण भी कहा जाता है। पहली बार सिक्कों पर जो लेख लिखाने का जो काम यवन शासक ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, सिक्कों पर लेख प्रथम बार यवन शासक ने लिखवाया था। अब हमारे देश में कुछ मंदिर शैली, जो मंदिर बनने का अलग स्टाइल है, जिसमें आपका नॉर्थ इंडिया में नागर शैली है, साउथ इंडिया में द्रविड़, और जो बीच में आपका कौन सा है? बेसर शैली। यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। एक जो नॉर्थ इंडिया में जो शैली, उसमें एक है पंचायतन, ठीक है ना। पंचायतन क्या है? मुख्य मंदिर जो मुख्य मंदिर आपका 4 मंदिर से घिरा होना, मतलब ये पंचायतन है। कुछ जो नॉर्थ इंडिया में मंदिर का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ? खजुराहो में है। लिंगराज का मंदिर कहाँ? भुवनेश्वर में है। और दशावतार का मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो लुसेंट में दिया गया है, सिंपल सी बात है, इसका जो तिथि जो मोटा मोटी इसमें दिया गया है 2400 BC से लेकर 1700 BC तक, ये डेट आप याद रखिएगा। इसका जो अगर विस्तार देखिए किस शेप में है? त्रिभुजाकार है। यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसका खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो है आदि ऐतिहासिक या इसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है, ठीक। पहली बार जो सिंधु घाटी नाम दिया 1924 में जॉन मार्शल ने, ये भी फैक्ट है, इसको आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका जो विस्तार अगर देखा जाए कहाँ कहाँ है, पूरब में देखिए हिंडन, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो आपका चिनाब नदी और मांदा जम्मू कश्मीर तक है। अगर पश्चिम की बात करेंगे दास नदी कहाँ? सुतकनडोर तक है। और साउथ में गोदावरी नदी दायमाबाद, ये महाराष्ट्र तक है। ये कभी कभी आपका नदी भी देखिए, इधर क्या कहते हैं, साउथ में गोदावरी नदी, पूरब में हिंडन, और इधर आपका उत्तर में चिनाब, और आपका पश्चिम में दास नदी है। नदी को लेके भी मे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। बाकी आपको जगह का भी नाम इसमें याद रखेंगे। देखिए मेनली इसमें 6 शहर है। इस अगर सभ्यता की हम बात करते हैं, मेनली 6 शहर है। लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस, अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर बड़ा स्थल की हम बात करते हैं वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ा साइट है, अभी जो लेटेस्ट जो हुआ है, उसका नाम है राखीगढ़ी, हरियाणा में है, और किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। देखिए अगर इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जो लुसेंट में चीज़ें दिया गया है, देखिए कुछ कॉमन फीचर की बात करता है, समान विशेषता की बात करता है। यहाँ ग्रिड व्यवस्था थी, पके हुए ईंटों का प्रयोग मिलता है, अच्छा जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे था। यहाँ का जो मुख्य फसल जो है इसमें गेहूँ और आपका कौन सा था? जौ था। लेकिन चावल का भी साक्ष्य मिला है, कहाँ कहाँ से? आपका लोथल और रंगपुर से। यहाँ का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था और राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक। लेकिन इसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब यहाँ देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का ट्रेड जो व्यापार था वो आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार होता था। अब ये देखिए इंपोर्ट या आयात क्या क्या करते थे? सोना कहाँ कहाँ से? कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, ईरान और पर्शिया से। चांदी सिल्वर अफगानिस्तान से, ईरान से, दक्षिण भारत से। तांबा खेतरी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। टीन कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान से, ईरान से। सीसा कहाँ से? ईरान से। लाजवर्त कहाँ से? मेसोपोटामिया से। और गोमोद कहाँ से? सौराष्ट्र से। ये आपसे जो है ना मैचिंग पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है ना धातु ये लोग कहाँ कहाँ से मतलब कि इंपोर्ट करते थे। अब ये लोग कुछ एक्सपोर्ट का भी काम करते थे। देखिए एक्सपोर्ट में मेनली क्या करते थे
कृषि उत्पाद करते थे, ठीक ना। जो प्रथम बार चूँकि कॉटन यहीं उगाया गया था, सूत यहीं कॉटन यहीं उगाया गया था, तो कॉटन गुड्स भी, टेराकोटा भी और आपका पोट्री भी। तो ये लोग कहाँ कहाँ, मेसोपोटामिया में, सुमेरिया मतलब इराक में, बहरीन मतलब जिसको दिलमुन भी कहा जाता था उस समय, इन सब जगह पे ये सामान जो है ना निर्यात या एक्सपोर्ट होता है। देखिए एक मेलुहा शब्द सुमेरिया का है, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ही, मतलब सुमेरिया में जो है ना इस घाटी का जुड़ा एक शब्द मिला है मेलुहा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, सूसा और उर मेसोपोटामिया शहर से सिंधु की हमको मुहर मिला। मेसोपोटामिया जो उसमें सभ्यता थी वो भी एक प्राचीन सभ्यता था, वहाँ से हमको सूसा और उर शहर में सिंधु घाटी की मुहर मिला है। अब यहाँ का अगर पूजा पाठ की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है, लेकिन हाँ कुछ मूर्ति, एक पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक ना, मिला। इसमें 3 मुख है, 4 जानवर, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा इस पर विराजमान है। और ये मोहनजोदड़ो से मिला है एक नर्तकी की मूर्ति, जो कि किसकी बनी हुई, आपका कांसे का बना हुआ है। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो से आपका एक तो पशुपतिनाथ का मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति जो किसकी बनी हुई है, कांसे की, ये दोनों प्राप्त हुआ है। यहाँ पे उर्वरता की देवी धरती को कहा जाता था। ये लोग वृक्ष पूजा भी करते थे, शिव पूजा भी करते थे। और ये चूँकि मातृ देवी मतलब कि ज़रा ये लोग पूजा करते थे। स्त्री मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिला है, मतलब कहा जाता है कि मातृ सत्तात्मक यहाँ का समाज था। कुंवर वाला सांड विशेष यहाँ पूजनीय था और लोग सूर्य उपासना भी करते, क्योंकि स्वातिक चिन्ह भी कई जगह प्राप्त हुआ है। अब 2 बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, लोथल और सुतकोटदा, ये आपका लुसेंट में दिया गया है। जो है ना इसका मतलब 2 राजधानी, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब इसको जुड़वा राजधानी किसने कहा, पिग्गट ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इस सभ्यता में पर्दा प्रथा था, वैश्यावृत्ति भी थी, सबको दफनाया गया हड़प्पा में, जलाने का भी रिवाज था मोहनजोदड़ो में। युग समाधि का कहाँ मिला साक्ष्य, लोथल और कालीबंगन में। ये लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और पासा खेलना इन लोग का मनोरंजन का काम था। और 2 पहिया और 4 पहिया भी बैलगाड़ी का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया है। ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछ चुका है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो मोटा मोटी लुसेंट में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना आपका फैक्ट था, तो इसको आप एक बार प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ का जो स्थल है, साइड है, उसमें भी कुछ विशेषता हमको देखने को मिलता है। इसको कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता, एक किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका खोज दयाराम साहनी, माधो स्वरूप और व्हीलर ने किया था। तीनों का नाम याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की जहाँ तक बात है, ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में भी है। राखाल दास बनर्जी, मेके और व्हीलर ने इसका खोज किया है। यहाँ अफनानागार मिला है, ठीक ना। और पशुपतिनाथ की मूर्ति जैसा भी मैं जिक्र किया। नेक है चौहंदरो, ये सिंधु या नदी के किनारे है, ये अभी पाकिस्तान में। इसका खोज मेके NG मजुमदार जी ने किया है। और यहाँ मनका का कारखाना मिला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कालीबंगन देखिए, ये नदी घग्गर के किनारे है, राजस्थान। वर्तमान में खोज किया अमलानंद घोष, लाल और थापर जी ने। जुते हुए खेत का यहाँ साक्ष्य मिला है। नक्काशीदार ईंट मिला है। घोड़े का अस्थि पंजर यहाँ मिला है। निचला शहर भी किले बंद किया हुआ था। कालीबंगन एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें कि निचला शहर को भी घेरा गया था। लोथल की जहाँ तक बात है, भोगवा नदी के किनारे भी गुजरात में है। खोज किसने किया, रघुनाथ राव ने किया। बंदरगाह यहाँ पर है, अग्निकुंड भी मिला है। मनका कारखाना कॉमन है, चौहंदरो और लोथल दोनों जगह मनका का कारखाना मिला है। घोड़े का अस्थि पंजर मिला और यहाँ चावल के दाने के साक्ष्य मिले। धोलावीरा की जहाँ तक बात है, ये फेमस इसलिए है, इसका वाटर मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था, जल प्रबंधन इसका काफ़ी तगड़ा था वर्तमान के गुजरात में, ठीक ना। रोपर ये सतलुज नदी के किनारे और अभी पंजाब में। रंगपुर है, ये गुजरात में है, मादर नदी। बनमाली, रंगोई और ये वर्तमान का आपका हरियाणा में है। तो ये जितना भी ये साइट में बताया इम्पोर्टेंट, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। एक नदी तो खैर पूछते थे कि बनवाली है, एक कौन, रंगोई नदी के किनारे, रंगपुर किस नदी के किनारे, मादर नदी का, और गुजरात का मतलब कि स्टेट का भी आप नाम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वैदिक सभ्यता या वैदिक सिलेशन कर लेते हैं। देखिए इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेके
1000 BC तक है, दूसरा उत्तर वैदिक काल लेकर 1000 से लेकर 600 BC तक। तो ये आर्य लोग थे कहाँ के, इसके बारे में कई सारे इतिहासकार विद्वान अलग अलग बात बोलते हैं। तो एक जो मैक्स मुलर जो है वो कहता है आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया था। ऐसा कौन कहते हैं, मैक्स मुलर। यूरोप के या आर्कटिक के थे, इन कौन कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं। ये पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता थी और भाषा क्या थी, संस्कृत। यहाँ का जो अगर राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, जो प्रशासनिक इकाई की बात अगर हम करते हैं, इसको हम 5 भाग में बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो कुल के प्रमुख को कुलापा, ग्राम का ग्रामिणी, विश्व का विश्वपति, जन का गोपा और राष्ट्र का राजन। मतलब ये आपका ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ जो राज्य का जो अधिकारी जो मिनिस्टर था, एक तो इसमें पुरोहित, ठीक ना, पुरोहित, और दूसरे का नाम आता है इसमें सेनानी। फिर जो कुछ अधिकारी का नाम जैसे सूत है, रथकार है, कम्मादी है, ये सब कौन थे, अधिकारी। इसमें ये ध्यान रखना है जैसे कि आपका जो सूत है, रथकार है और जो कम्मादी है, ये सब अधिकारी थे। इस अधिकारी को रत्नी भी कहा जाता था, तीनों को मिला के रत्नी। फिर देखिए, एक है पुरप, ये पुरप कौन थे, दुर्गपति थे। एक था स्पस, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला कौन था, गुप्तचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक और था वाजपति, ये कौन था, गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक ना। एक उग्र था, ये क्या करता था, अपराधी को इसको पकड़ना इसका मेन काम था। एक और था, उसका नाम था आपका भागदूह, क्या नाम था, भागदूह। इसका क्या काम था, राजस्व इकट्ठा करने वाला ये अधिकारी थे। ये सब अधिकारी मैचिंग में पूछेगा, आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ जो सभा जो थी, सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ मतलब कि संभ्रांत लोगों की थी और समिति समान जनता की थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं कि आपका एक दफराज युद्ध के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसमें जो है ये बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये युद्ध पहली बार हुआ किस नदी के किनारे, पुरुषनी नदी मतलब कि रावी के किनारे हुआ, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसके बीच में, सुदास और 10 जन के बीच में। विजयी कौन हुए थे, आपके सुदास। अब यहाँ अगर समाज की अगर हम बात करते हैं, मोटा मोटी 4 वर्ण मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो व्यवसाय के आधार पे था, बाद में उत्तर वैदिक काल में यही आपका जन्म के आधार पे हो गया। यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, स्त्रियाँ कुछ इम्पोर्टेंट इस काल की थी, काफ़ी फेमस स्त्रियाँ जो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में आपका लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का हमको इसमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इसका नाम का जिक्र है, ये लोग शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ठीक है। एक अमाजू जीवन भर अविवाहित महिला को कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगर इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो मेनली आपका पशुपालन और कृषि, ठीक ना। फिर गाय, और अगर गाय हत्या करने पर मृत्यु दंड देने का क्या था, प्रावधान। लेकिन प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। इस समय जो लोहित अयस्क तांबे को कहा जाता था, श्याम अयस्क लोहा को कहा जाता था। अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली था। पनी किसको कहा जाता था, व्यापार हेतु दूर जाने वाले को पनी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में 2 मुद्राएं की इकाई था, एक का नाम निष्क है, एक का नाम शतमान है। ये 2 मुद्रा उत्तर वैदिक काल का है। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण हमको नहीं मिला है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं जो देवता था, तो देखिए देवता में सबसे इंद्र युद्ध के नेता थे, मतलब और वर्षा के भी देवता थे। अग्नि कौन देवता थे, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करना, क्योंकि ये अग्नि देवता, ठीक ना। वरुण समुद्र के देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक थे, ठीक ना। धौ ये आकाश के देवता थे, सोम वनस्पति के देवता थे, उषा प्रगति के, और आपका अश्विन जो देवता थे विपत्ति हरने वाले। विष्णु कौन थे, विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मरुत। उस काल की नदियां का नाम क्या था और आधुनिक नाम उसका क्या, यहाँ से मैचिंग पूछता है।
कुरुम्ब को कुर्रम, कुभा को काबुल, विशता को झेलम, आस्किनी को चिनाब, प्रश्नसी को राबी, फतुद्री का सतलज, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा को गंडक, दृष्टति का घग्घर, गोमती का गोमल और सुवस्तु का स्वात। ये आधुनिक नाम है आपका इधर वाला और ये उस समय का प्राचीन नाम है। तो मैचिंग के लिए आप इसमें तैयार रहिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। सर्वाधिक उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलता है सिंधु नदी का। गंगा का 1 बार जिक्र मिलता है, यमुना का 3 बार। ये फैक्ट के लेवल पर आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग महाजनपद। देखिए महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से भी मिलता है, ठीक ना। अब जो महाजनपद 16 महाजनपद था, इसका देखिए कहाँ किस किस राज्य में वर्तमान में था वो। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो अंग चंपा, ठीक ना, ये कहाँ वर्तमान के भागलपुर मुंगेर में। मगध राजगीर ये पटना गया के आसपास। बज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास है। बिहार में 3 अंग मगध बज्जी, वहीं पर ध्यान याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपका महाजनपद था काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी ये इलाहाबाद के आसपास। कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशावती देवरिया के आसपास। पंचाल ये बरेली के आसपास। चेदी, शक्तिमती ये बुंदेलखंड के आसपास। सुरसैन मथुरा में। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में अवंती उज्जैन था इसका, ठीक। राजस्थान में कौन, मत्स्य, इसका विराटनगर था। गंधार ये तक्षशिला पाकिस्तान में, ये मतलब कि भारत के बाहर हो गया। फिर अस्मक ये पोटली गोदावरी नदी के किनारे, ये दक्षिण भारत का एकमात्र था, ठीक ना। और ये कम्बोज आपका हाटक। तो ये महाजनपद जो 16 महाजनपद है। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो है ना आपका महाजनपद कहाँ था। तो सर्वाधिक जो आपका महाजनपद कहाँ, उत्तर प्रदेश में। बाकी जो इसका राजधानी एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे कि काशी का, वाराणसी, वत्स का, कौशाम्बी जो पूछता है। कौफल का श्रावस्ती यहाँ से पूछ सकता है। चेदी का शक्तिमती, सुरसैन का मथुरा, अवंती का उज्जैन, मत्स्य का विराटनगर ये राजस्थान। ये भी ऐसा करके क्वेश्चन एक जो आपका महाजनपद कहाँ आपका है राजस्थान में है। नेक्स्ट चल देते हैं हम लोग। अब देखिए जैन धर्म के बारे में लुसेंट में नेक्स्ट आपका छठा टॉपिक जैन धर्म है। देखिए जैन धर्म के बारे में जो कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक का नाम था ऋषभ देव, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड जो तीर्थंकर का नाम था अजितनाथ। 23वें का नाम था पार्श्वनाथ। बाकी और भी लुसेंट में दिया गया, जैसे कि जो तीसरे का नाम था संभव, फिर आपका 16वें का नाम था शांति, 18वें का नाम अरनाथ, 21वें का नाम नामी, 22वें का अरिष्टनेमी और 23वें का नाम आपका क्या था, पार्श्वनाथ। फिर आपका पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दिया था, जो है ना, हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना, संपत्ति ग्रहण नहीं करना है। 24वें और लास्ट तीर्थंकर का नाम आपका महावीर स्वामी है। इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ और यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। 30 वर्ष में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, ये ध्यान रखिएगा 30 वर्ष में। चूँकि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान जैसा बताया, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ले इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष तपस्या किए। कहाँ किस नदी के किनारे, जो पालिका नदी। कौन सा वृक्ष, साल वृक्ष, ध्यान रखिएगा साल वृक्ष को। यहाँ ज्ञान की इनकी प्राप्ति हो रही है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका देखिए नाम क्या हो गया, जिन विजेता, अरहत, पूज, निगृत, बंधनहीन, ऐसा इनको नाम पड़ा, ठीक ना। और इन्होंने जो उपदेश दिया प्राकृत में, मतलब इसको अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। और प्रथम शिष्य का नाम था जामील, ठीक ना। इनका त्रिरत्न जो जैन धर्म में है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। जो महावीर ने 5 महाव्रत दिया, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, मतलब हिंसा नहीं करना है, सही सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना और अपरिग्रह मतलब कि अधिक संपत्ति का ग्रह मतलब कि नहीं करना। ये 5 इनका जो आपका महाव्रत है। ऐसा करके इसमें कौन सा नहीं है ये आपसे मे भी पूछा जा सकता है।
अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि जो है इनका जो दर्शन, जहाँ तक बात है, ये आत्मा को ये मानते हैं, पुनर्जन्म और कर्मवाद में इनका विश्वास है, स्यादवाद और अनेकांतवाद इन्हीं का फिलॉसफी है। प्रमुख राजा जो इनको जो मानने वाले थे, उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। इसी शासक ने खजुराहो का जैन मंदिर भी निर्माण कराया है। 72 वर्ष की उम्र में 468 BC में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। जैन धर्म महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म भी मोटा मोटी 2 संप्रदाय में बट गया। एक श्वेतांबर कहा गया, जिसके कौन थे? स्थूलभद्र थे। एक बट के दिगंबर में, ये भद्रबाहु इनके मेन थे। 2 संगति या इनका जो सभा भी हुआ है। प्रथम हुआ 300 BC के आसपास पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। दूसरा हुआ लगभग 600 शताब्दी के 6वीं शताब्दी के आसपास, ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण इसके कौन थे? अध्यक्ष। ये 2 हुआ है इसमें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात है, इसमें महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक ना। इनका देखिए परिचय क्या है। जन्म हुआ 563 BC में, जगह का नाम कपिलवस्तु लुम्बिनी, पिता का नाम शुद्धोदन, माँ का नाम माया देवी और इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शादी 16 वर्ष की उम्र हुआ यशोधरा से हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। टर्निंग पॉइंट इनके जीवन का अगर हम देखते हैं तो कपिलवस्तु की सैर था। जब ये निकले तो 4 चीज़ देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव देखा और सन्यासी। इसके बाद गृह त्याग किए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, वैशाली में मिले थे। सांख्य शिक्षा यहाँ से उन्होंने प्राप्त किया। दूसरे गुरु का नाम था आपका रुद्र कारापुत्र, ये कहाँ मिले थे? राजगीर में। जो आपका जो पहले गुरु से सांख्य शिक्षा के साथ ही साथ जो है ना, इनको जो आपका शून्य का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे जो गुरु शून्य का ज्ञान जो है अपने प्रथम गुरु से प्राप्त अलार कलाम से किया, और योग का ज्ञान अपने जो है ना द्वितीय गुरु रुद्र काराम पुत्र जो राजगीर में मिले थे उनसे प्राप्त किया था। पूछ सकता है कि किससे कौन सा ये ज्ञान प्राप्त किए। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन दोनों गुरु के बाद अब ये क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 वर्ष की कठोर तपस्या करेंगे। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होगा। वैशाख पूर्णिमा की रात को। नदी का नाम निरंजना, अभी फल्गु नदी कहा जाता है। पीपल वृक्ष के किनारे। महावीर को साल वृक्ष, इनका पीपल, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए या तथागत कहलाए, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। जब ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दे रहे हैं? सारनाथ में। इसको ऋषिपत्नम भी नाम था। इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। भाषा इनका पाली है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अब बौद्ध धर्म के कुछ डॉक्ट्रिन या जो थ्योरी है, अब इनका एक चीज़ है कि 4 नोबल ट्रूथ है, 4 आर्य सत्य है। जैसे कि दुख, ठीक ना, दुख समुदाय, ठीक ना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख को खत्म करने के उन्होंने जो है ना अष्टांगिक मार्ग बताया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है, ठीक ना। ये इन्होंने ये कहा है कि मध्य मार्गी रास्ता अपना, ये मिडिल पाथ पर इन्होंने जोर दिया है। आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म में इनका विश्वास है। इनका त्रिरत्न का नाम याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ। त्रिपिटक जो है इनका जो किताब, त्रिपिटक जब इनके मृत्यु के बाद लिखा गया। शुद्ध पिटक में उपदेश है। विनय पिटक में संघ का नियम है। अभिधम पिटक में दर्शन फिलॉसफी की बात किया गया है। और भाषा का नाम आपका क्या है? पाली। अब नेक्स्ट चल लेते हैं। जो बौद्ध सभाएं, जो काउंसिल हुआ है, पहला कब हुआ? 483 BC में, राजगीर सतपर्णी गुफा में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष है। और शासनकाल किसका? अजातशत्रु का। नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग। फिर दूसरा कब हुआ? 383 BC में, जस्ट 100 साल बाद। ये कहाँ? जगह का नाम आपका है वैशाली। अध्यक्ष है सावाकामी। शासक कौन है इस समय? कालाशोक। इस समय जो है ना बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंघिक में बंटवारा हो गया था, ध्यान रखिएगा। तीसरा 250 ईसा वर्ष पूर्व हो रहा है। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र, तिस्त नाम है इसका। शासक अशोक।
फिर पहला चौथा जो हुआ ये अभी लुसेंट जो नया आया उसमें 98 ईस्वी लिखा हो गया, मतलब प्रथम एडी के आसपास। जगह का नाम आपका कुंडल वन है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आपको मेनली याद क्या रखना, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना, तीनों आपका देखिए बिहार में हो रहा है। पहला प्रथम 3 बिहार में हो रहा है, बाकी एक आपका बिहार के बाहर जम्मू कश्मीर हो रहा है। शासनकाल में देखिए एक के याद रखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब जो चौथा जब हुआ तो इसमें हीनयान और महायान में 2 पार्ट में जो है बौद्ध धर्म जो है ना मोटा मोटी बट गया था। हीनयान महायान में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि हीनयान वाले बुद्ध के वास्तविक शिक्षा में विश्वास करते हैं और ये भाषा इनका पाली है। महायान ये चाहते ये बदलते परिवेश में ये ढलने की बात करते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इसी में है और मैत्रेय फ्यूचर के बोधिसत्व होंगे, ठीक ना। इनकी मृत्यु कब हो रही है? 483 बीसी में हो रही है, 80 साल में कुशीनारा यूपी मृत्यु हो रही है। और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर इनके अनुयायी शासक की बात हम करते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक, दशरथ, मियांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन, गोपाल, धर्मपाल, ये सब जो है ना इनको मानने वाले क्या थे? शासक थे। अब महात्मा या बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ विश्वविद्यालय का नाम याद रखिएगा। नालंदा बिहार में है, स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा। उदनपुरी भी बिहार में है, गोपाल स्थापना किया। विक्रमशिला भी धर्मपाल ने बनाया। सोमपुरी बांग्लादेश में धर्मपाल निर्माण किया। जगदल यह बंगाल में है, रामपाल निर्माण। और वल्लभी गुजरात में भट्टारक नाम के शासक ने इसका निर्माण किया था। ये सब कुछ विश्वविद्यालय है। यहाँ से एक क्वेश्चन समझ बीपीएससी पूछता ही पूछता है, कौन बनाया, कहाँ है। आप ऐसे चीज़ों को याद कीजिए। जब मैं बोलता हूँ फैक्ट याद कीजिए, आप 1-2 घंटा ऐसे चीज़ों पर ध्यान दीजिए और 71 बीपीएससी में यही होगा। 150 में लगभग ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो जो फैक्ट होगा, तो आपको ऐसी चीज़ को पर डे के बेसिस पे करना पड़ेगा, चीज़ें आपको याद हो पाए। अब 2 धर्म की ओर बात कर लेते हैं। एक आपका शैव धर्म है। शैव धर्म का पहली बार जो है ना तो शिव जी का ऋग्वेद में जो जिक्र मिलता है रुद्र, ठीक ना। फर्स्ट बात ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि शैव धर्म का जो पहला जो हमको जो है ना ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। लिंगायत संप्रदाय कहाँ? दक्षिण भारत में है। नार जो संत हैं इसमें कुल 63 संत हुए। ये एनसीईआरटी क्लास आपका क्लास 12 का ये डेटा है, 63 संत, ठीक ना। और एक एलोरा जो मंदिर जो कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूट ने के शासकों ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का भी निर्माण किया है, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। अब एक और चलते हैं, वैष्णव धर्म। उपनिषद में कृष्ण का जो है ना चर्चा जिक्र मिलता है, ठीक ना। मतलब वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। नेक्स्ट चलते हैं, विष्णु के 10 अवतार हैं, ध्यान रखिएगा। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। पहले अवतार का नाम मत्स्य है, दूसरे का कूर्म, तीसरा है वराह अवतार, ये इम्पोर्टेंट है। और 10वें अवतार का नाम आपका है कल्कि, ठीक ना। तो ये जो कुछ आपका शैव धर्म के बारे में हो गया। वैष्णव धर्म के बारे में इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं कि जो मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर में जितना भी वंश हुआ उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक। देखिए पहला वंश का नाम आपका हर्यक वंश। इसमें जो है संस्थापक का नाम है बिंबिसार, ये ध्यान रखिएगा। बिंबिसार इसके फौंडर संस्थापक हो गए। राजधानी कहाँ है? राजगृह। महात्मा बुद्ध के ये हैं समकालीन। शादी देखिए 3 शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। मतलब बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोफला से शादी, पहला। फिर आपका चेटक की पुत्री वैशाली की चेटक की पुत्री चल्लाना से विवाह। और एक मद्र देश अभी का वर्तमान में पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह। 3 विवाह के जरिए जो है ना साम्राज्य विस्तार। और इसको सैन्य भी कहा जाता है, किसको? बिंबिसार को। ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को हराया था, ब्रह्मदत्त के हराकर अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 52 साल इनका शासनकाल रहा। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक ना।
ऐसा कई किताब में मिलता है कि इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अब नेक्स्ट शासक जो है हर्यक वंश में कौन हो गया, अजातशत्रु। इसको कुनिक भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टिंग में जैन धर्म था, ठीक ना, जैन धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म को भी ये मानना शुरू कर दिया था। 32 वर्ष का शासनकाल इसका है। अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली को जीता था, ठीक ना। रथ, मूसल और महाशिला कंटक हथियार का प्रयोग ये किया था। फिर उसके बाद इसका बेटा उदाईन ने इसकी हत्या कर दिया था। उदाईन जो है पाटलीग्राम की स्थापना किया था। फिर पाटलिपुत्र का बेटा नागदशक अंतिम हर्यक वंश का क्या था, शासक था। नेक्स्ट वंश आपका जो हर्यक मगध साम्राज्य का शिशुनाग वंश है। संस्थापक शिशुनाग, राजधानी कहाँ, वैशाली बनाया था। कालाशोक के समय में राजधानी पुनः कहाँ आ गया, पटना। लास्ट शासक का नाम था नंदीवर्धन। नेक्स्ट जो वंश आएगा उसका नाम है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक का नाम है महापदम नंद, एकराट की उपाधि लिया। अंतिम जो नंद वंश का शासक नाम है घानंद, इसी में सिकंदर का आक्रमण होता है। अब सिकंदर के बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म जो है ना 356 BC में हो रहा है। ये मकदुनिया का शासक था, अरस्तु का शिष्य भी था। ठीक, भारत का आया 326 BC में। इसके सेनापति का नाम था फिलुकस निकेटर, ठीक ना। हाइडे स्पीच का या झेलम का युद्ध में पंजाब उसके समय पंजाब का शासक कौन था, आपका पोरस था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। पूछता है कि सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। 325 BC में रिटर्न हो गया यहाँ से, और 323 BC में मृत्यु कहाँ हो गया, बेबीलोन में मृत्यु हो गया। इसके जल सेनापति का नाम था नियारकस, ठीक ना। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। अगला जो नंद वंश के बाद कौन सा आएगा, मौर्य वंश, ठीक ना। तो मौर्य वंश का जो शासनकाल मोटा मोटी 322 BC से लेकर 185 BC तक है। पहले शासक का नाम आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, फाउंडर या संस्थापक है, ठीक ना। इसके बाद जस्टिन नाम के एक व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक ना, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया है चंद्रगुप्त नाम से। ठीक, घनानंद को कौटिल्य की सहायता से हराया। 322 BC में गद्दी पर बैठ रहा है, जैन धर्म को मानने वाला है। 305 BC में निकेटर को हराया था। 4 प्रांत उससे प्राप्त किया, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान प्राप्त किया। निकेटर के राजदूत का नाम था मेघानिस्तीज आया, और किताब का नाम है इंडिका। 298 BC में मृत्यु हो जाता है फर्वनवेलगेला ने, और किस पद्धति से, सलेखना पद्धति जो जैन धर्म चलता है उससे इनकी जो है ना मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या है, बिंदुसार। 298 BC में शासक बन रहा है। इसको अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। आर्य संप्रदाय को मानने वाला था। इसको भद्रसार भी कहा जाता है। डायमेकस सीरिया से आया इसी दरबार में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसका बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक है, महान शासक। 269 BC में गद्दी पर अशोक बैठ रहा है। नेक्स्ट है इसका नाम मास्की, गुजरात में अशोक नाम मिलता है। मास्की और गुजरात अभिलेख के अलावा 2 और अभिलेख है जिसमें अशोक नाम मिलता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। हालांकि लुसेंट में दिया है, यहाँ पे लिखना छूट गया। 2 और ऐसा जो आपका लेख है जिसमें अशोक नाम मिलता है, ठीक। ये UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। 8वें वर्ष मतलब 261 BC में कलिंग विजय किया, ये 13वें शिलालेख में इसका जिक्र है। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का शिक्षा उपगुप्त नाम के एक भिक्षु से लिया था। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किया। 20वें वर्ष जो है ना अपने शासनकाल के लुम्बिनी की यात्रा किया था अशोक। उस समय अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफा बनाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। नाम है गुफा का कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। पहला शासक शिलालेख लिखवाया, ठीक ना। और ये जो शिलालेख में जो भाषा है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक अरमाइक कहाँ, अफगानिस्तान में। ये जो खरोष्टी है ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और ब्राह्मी मेनली आपका कहाँ, भारत में। तो ये भाषा का नाम याद रखिएगा। शिलालेख खोज किया किसने, डित्री फ्लेंथर ने। और पढ़ने का काम किया 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ चुका है।
इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ग्रीक और जो अरमाइक जो आपका जो लिपि का अभिलेख कहाँ मिला आपका, अफगानिस्तान में। खरोष्टी का मेनली जो है लिपि का जो अभिलेख है शाहबाज, गढ़ी और मन सेहरा पाकिस्तान पेशावर के आसपास, मतलब कि आपका नॉर्थ वेस्ट इसको भारत कहा जाता है उसमें अकॉर्डिंग से। और शेष अभिलेख जो है ना ब्राह्मी लिपि में मिला है, वो कहाँ आपका मिला है, भारत में। ये आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं जो इसका जो प्रमुख शिलालेख में और उसमें कौन कौन सा विषय है ये आपको ध्यान रखिएगा। 14 जो शिलालेख है, देखिए पहले में पशु बलि की निंदा की गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरे में जो है ना मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। तीसरा में जो है ना इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियम का उल्लेख है। चौथे में जो है ना भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलता है। 6 जो इसका शिलालेख है इसमें ये कहा गया है आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है। 7वें 8वें में अशोक की तीर्थ यात्रा धर्म यात्रा का जिक्र है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में प्रजा की हित सोचे राजाधिकारी ऐसा कहा गया है 10वें में। फिर उसमें जो है 11वें में आपका धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में आपका कलिंग युद्ध का जिक्र है। और 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए या बिताने के लिए प्रेरित का बात है। तो ये जो 14 आपका रॉक एडिक्ट या जो शिलालेख है इसमें कौन कौन सा पहले से लेके 14 में कौन कौन सा बात है, एक बार आप इसको देख लीजिए। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 2 3 बार जब पढ़ेंगे आप इसको मोटा मोटी बहुत कुछ याद है। और ऐसा आपको फिर मैचिंग में पूछेगा, ये नहीं कि आपको बहुत खतरनाक फैक्ट होगा। अगर 1 2 भी अगर आपको याद है और क्वेश्चन ये मैचिंग में पूछेगा तो आप इसको आराम से हैंडल वहाँ एग्जाम हॉल में कर लेंगे। अब कुछ जो पिलर एडिक्ट या जो फिलहाल स्तंभ लेख है, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लीजिए। स्तंभ लेख या जो पिलर एडिक्ट इसकी संख्या कुल मिला के कितना है 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक ना, ये जो है ये जो स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी में जो है ना था। अकबर ने कौशाम्बी से कहाँ लाया, इलाहाबाद लाया। दूसरा है दिल्ली टोपरा, इसको दिल्ली टोपरा को जो है ना स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। फिर एक है दिल्ली मेरठ, इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली लाया। फिर एक आपका है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। इसकी खोज जो है ना ये ध्यान रखें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1872 ईस्वी में कार्लायल ने किया था, ठीक ना। फिर आपका लौरिया अरेराज है और आपका लौरिया नंदनगढ़, ये सब कहाँ आपका चंपारण में है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये जो आपका लौरिया नंदनगढ़ का है चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मोर का चित्र। नेक्स्ट चलते हैं कि रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख नेपाल में मिला है। इसमें जो भूराश्व की दर को घटाने का जिक्र है, ठीक। जो कौशाम्बी का जो अभिलेख या प्रयागराज का जो अभिलेख है इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते देखिए, जो इसका जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो केंद्रीय प्रशासन क्या था, टॉप पे राजा होते थे। कौटिल्य 7 तत्व की चर्चा करते हैं किसी देश राज्य के लिए। राजा होना चाहिए, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट जो है कुछ यहाँ पे अधिकारी का नाम है। पुरोहित, ये धर्म विभाग को देखता था। समाहर्ता, आय का संग्रह करता था। एक प्रशासता, एक कारागार का अधिकारी था। सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना आपके अधिकारी का नाम उसका मैचिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये लुसेंट में एक टेबल में ही दिया है, जैसे कि पुरोहित को जैसा बताया धर्म विभाग का प्रधान था। फिर युवराज जिसको राजा का पुत्र होता था। इसमें एक था दैवारिक है, वो राजकीय द्वार रक्षक था, अलग से दिया गया है। बाकी ये समाहर्ता बता ही दिया। जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछेगा वो बता दिया। और भी इसमें कुछ है, एक बार आप लुसेंट से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। जहाँ तक राज्य के प्रशासन का जिक्र है तो अशोक के 5 राज को चक्र कहा जाता था, ठीक ना। इसके शासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। अब जो कुछ राज्य का जो जिक्र जो मिलता है उसको आप ध्यान में रखिएगा।
तो 5 राज्य का जैसे उत्तरापथ क्या जाता है, तक्षशिला, अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोफली, दक्षिणापथ का सुवर्णागिरी और प्राची का पाटलिपुत्र। अब देखिए राज को चक्र, इसके जो प्रमुख को कुमार, जिला को विषय, इसके प्रमुख को विषयपति, 10 गांव को संग्राहन कहा जाता था, ठीक ना, इसके प्रमुख को गोप, और विलेज जो गांव था इसके प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो आर्मी जो था, यहाँ का जो सेना था, कितने प्रकार की सेना देखिए, जल सेना, रसद सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और रथ सेना थी, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कुछ गुप्तचर का जो जिक्र मिलता है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को जो है ना गूढ़ पुरुष कहा जाता था, कहा जा गया है, ठीक ना। अब नेक्स्ट इसमें कुछ और देख लेते हैं। जो एक ही स्थान पे जो गुप्तचर रहते थे उसको संस्था कहा जाता, जो घूम घूम के जो गुप्त जानकारी प्राप्त करते थे उसको संचार कहा जाता था, ठीक। अब न्यायाधीश को राजयुक, सरकारी भूमि को सीता भूमि, और बिना वर्षा की अच्छी खेती वाली भूमि को अदैव मातृक कहा जाता था। अब यहाँ नेक्स्ट चलते जो मेगानिस्ती 7 समाज का वर्णन भारत में 7 समाज के रूप में वर्णन करता है। देखिए इसमें पहला आपका निरीक्षक, सैनिक, कारीगर, अहीर, किसान, दार्शनिक और सभासद। ये मेगानिस्ती अपने किताब में भारतीय समाज को 7 भाग में बांटता है। और मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम आपका बृहदत्त था। मौर्य वंश जब खत्म होता अब नेक्स्ट आएगा आपका शुंग वंश। तो शुंग वंश क्या है, यहाँ पे इसके संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। राजधानी कहाँ है, विदिशा, ठीक ना। और अंतिम शुंग शासक का नाम आपका है देवभूति। लुसेंट में ये भी लिखा गया कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक ना। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही मतलब कि करवाया था। और अंतिम शासक जो है देवभूति, इस देवभूति अंतिम शासक था, इसी को मारकर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। तो कण्व वंश के संस्थापक हो गए वासुदेव, ठीक ना। और कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम आपका है सुशर्मा। अब इस सुशर्मा को मार के सिमुक ने, अब देखिए यहाँ पे मैं रो बना दिया हूँ, सुशर्मा को मार कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया। तो सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम हो गया सिमुक, फाउंडर हो गए, ठीक ना। राजधानी कहाँ था, प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे था। सातवाहन वंश में जो 2 साहित्यकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक का नाम है हाल, एक का नाम है गुणाढ्य, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं, सर्वाधिक शीशे का सिक्का चालू किया था। और शीशा जो है ना कहाँ आता था, रोम से, ठीक। प्रथम भूमिदान का साक्ष्य इसी वंश में मिलता है, नाना घाट अभिलेख पे, ठीक। राजकीय भाषा था प्राकृत, लिपि का नाम था ब्राह्मी। ऐसा आभास होता है कि सातवाहन वंश जो है ना मातृसत्तात्मक था, क्योंकि जो राजा का नाम कहीं ना कहीं माता के नाम से आपका दिखाई पड़ता है। ग्रामीण प्रशासन को गौमलिक कहा जाता था, ठीक। तो सातवाहन वंश में आप इतना ही इसमें ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद इंडिया में क्या होगा आपका, भारत में यमन आक्रमण होगा। इसका क्रम देख लीजिए, पहले हिंद यूनानी, फिर शक आएगा, फिर पल्लव, फिर आपका कुषाण, ठीक ना। जो इंडो ग्रीक जो हिंद यूनानी थे, इसका जो है ना पहला आक्रमण इंडिया पे कौन किया, डेमीटियस ने, ठीक ना। अपनी राजधानी साकाल बनाया। इस हिंद यूनानी का जो प्रसिद्ध शासक का नाम है मिनांडर, प्रसिद्ध शासक है। बौद्ध शिक्षा किससे लिया, नागसेन से। और जो है ना मिलिंद पन्नों में मिलिंद के प्रश्न है इसमें, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया, और ये गंधार कला से संबंधित है। ये जो आपका जो मिलिंद प्रश्न या जो मिलिंद पन्नो है, इसमें क्या है कि जो मिनांडर और नागसेन के बीच जो प्रश्न उत्तर हुआ उसका इसमें जिक्र है या इसमें उल्लेख है। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, हिंद के बाद आपका हिंद के बाद शक आएगा। देखिए शक में इम्पोर्टेंट क्या है, हिंद यूनानी के बाद जो शक आए, शक का मेनली 5 शाखा था। ये 5 शाखा भारत और अफगानिस्तान में
अलग अलग जगह पर था। तो इसका जो प्रथम शासक का नाम था मो, ये ध्यान रखिएगा मो। इसके प्रसिद्ध शासक का नाम था रुद्रदामन, ठीक है, फेमस किंग या प्रसिद्ध राजा थे। इसका गिरनार अभिलेख है जो शुद्ध संस्कृत में है, ठीक ना, गिरनार अभिलेख जो है ना, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जो है ना जारी किया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे, ठीक। इसने जो है ना फुदरफन झील को भी रिपेयर करा है जो गुजरात के काठियावाड़ में है, और शक खुद को क्षत्रप कहते थे। एक और इसमें फैक्ट दिया है, 58 BC में शकों को किसी ने पराजित किया, तब जाके आपका विक्रम संवत शुरू हुआ, ठीक ना। उसी समय से इंडिया में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि भी बन गया। अब इसमें पल्लव जो है, पल्लव ईरान से आए थे, और इसके जो प्रसिद्ध जो एक शासक का नाम था गोंडोफर्निस का, ये ध्यान रखना, मतलब कि पल्लव ईरान से आए थे, ये एक आपके लिए फैक्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो वंश है आपका पल्लव के बाद आपका कुषाण है। कुषाण इम्पोर्टेंट है, इसका जो संस्थापक का नाम है कुजुल कडफिसेस, ये कई बार पूछ चुका है। इसकी पहली राजधानी पेशावर, दूसरा आपका मथुरा था, 2 राजधानी था। प्रसिद्ध शासक का नाम है कनिष्क, इसने शक संवत स्टार्ट किया था, ठीक ना। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहते थे, विद्वान का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि चरक है, ये वैद्य थे, चरक संहिता इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट आपका अश्वघोष थे, ये इनके राज कवि थे। बुद्ध चरित्र लिखा है, तो बौद्ध का रामायण है, किसने लिखा, अश्वघोष ने। वसुमित्र महाविवाह सूत्र लिखा है, ये बौद्ध धर्म का एक तरह का विश्वकोश है, ठीक ना। और भी थे, पार्थ थे, महाचेत थे, संरक्ष थे, नागार्जुन भी थे। माध्यमिक सूत्र लिखा, इसी से सापेक्षता का सिद्धांत भी निकलता है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों से संबंधित 2 शैली, एक गंधार और मथुरा कला, इसी शासनकाल में शुरू हुआ था। रेशम मार्ग पर किसका कब्जा था, कनिष्क का। तो ये इतना अगर आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखें किसके, कुषाण वंश के बारे में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शक संवत शुरू कब हुआ था, 78 ईस्वी में। ये भी कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा करके पूछ देता है। अब नेक्स्ट वंश जो साम्राज्य है आपका गुप्त साम्राज्य कर लेते हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य का मोटा मोटी शासनकाल जो है 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी के आसपास है, मोटा मोटी है। इसके संस्थापक का नाम है श्रीगुप्त, फाउंडर का नाम है श्रीगुप्त। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 334 AD के आसपास। ये महाराजधिराज की उपाधि लेते हैं। गुप्त संवत इसी के शासनकाल में चला था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है समुद्रगुप्त, इसको अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, कविराज, परम भागवत भी इसको उपाधि दिया गया है। बिना बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है, और हरिसेन द्वारा इनके जो प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी का जो नाम आपका है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में रहते थे नवरत्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नवरत्न। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे कि इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट जैसे कि बैताल भट्ट हो गए, एक शंकु थे जो वास्तुकार थे, ज्योतिषी का नाम था छपनक, एक अमर सिंह थे, धवंतरी डॉक्टर थे, मतलब कि चिकित्सा काम देखते थे, एक बड़ा मेढ़ी थी, इन्होंने बृहद संहिता लिखा है, एक घटकर पर थे, कालिदास भी थे, वर रुचि भी थे। तो ये सब इनके दरबार के नवरत्न थे। फाहियान भारत इन्हीं के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा महाविहार का स्थापना इन्होंने किया था। इन्होंने महेंद्रादित्य का उपाधि लिया था। फिर स्कंदगुप्त बनेंगे, फिर अंतिम का नाम है विष्णुगुप्त। कुछ और इम्पोर्टेंट देखिए, चूँकि इसको जो है ना स्वर्णकाल भी कहा जाता है, कई इतिहासकार ने कहा इस मतलब साम्राज्य को। तो देखिए आर्यभट्ट जो थे, इनका कहना था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 2 किताब का नाम याद रखिएगा, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। पंचतंत्र की रचना विष्णु श्रवण के इसी के आसपास हुआ है। ब्रह्मगुप्त, जो सभी वस्तु पृथ्वी पर ही गिरती है, पहली बार ब्रह्मगुप्त ने ही कहा था, ठीक ना। एक पशु चिकित्सा पर पलकान नाम के विद्वान ने किताब लिखा है, उसका नाम है हस्त्यार्वेद। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, मे भी आगे कभी पूछ सकता है। पुराण की रचना गुप्त काल में हुआ है। मंदिर पहली बार जो आपका गुप्त काल में ही बना। इस काल में एक इम्पोर्टेंट नाटक है, उसका नाम है मृक्षकटिकम। इसके लेखक का नाम है शूद्रक। इसमें जो है एक निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वैश्या की प्रेम कहानी है, ध्यान रखिएगा। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त की राजकीय भाषा संस्कृत था, इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है।
इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अजंता में निर्मित 29 गुफा में जो है 29 गुफा है, ये किस धर्म से संबंधित है? महायान धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित। और बाघ गुफा कहाँ है? अभी वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, जो भूराष्ट्र का दर था 1/4 से लेकर 1/6 तक था। यहाँ के जमीन के को क्या क्या कहा जाता है, क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। देखिए, क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था, वास्तु वास योग्य भूमि को कहा जाता था, चारागाह भूमि जो पशुओं के चारा योग्य भूमि था। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सील। सील वो भूमि था जो जोतने योग्य नहीं थी, एक अपहृत भूमि था जो भूमि जंगली होती थी। ठीक, सिंचाई के लिए राहत का प्रयोग, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किया गया था। इनके राज चिन्ह का नाम था गरुड़। 250 ईस्वी के आसपास वाकाटक वंश भी एक इम्पोर्टेंट था, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है। इसके संस्थापक का नाम था बिंद शक्ति। ठीक ना, जो ये प्रवरसेन प्रथम अकेला ऐसा शासक था इस वंश का जो सम्राट की उपाधि लिया था। प्रवरसेन के बाद जो है ना, ये जो वाकाटक वंश था ये मेनली 2 शाखा में बट गया, 2 ब्रांच में बट गया। एक ब्रांच को कहा गया प्रधान शाखा, इसके जो प्रमुख शासक का नाम है रुद्रसेन। इसी प्रधान शाखा में जो है ना प्रभावती भी शासिका बनी थी। ठीक, और अंतिम शासक जो प्रधान शाखा का था नाम था पृथ्वी सेन। फिर ये जो ब्रांच था इसका नाम था वासिम शाखा, महाराष्ट्र में था ये। सर्वसेन इसके संस्थापक थे और अंतिम शासक का नाम था आपका हरिसेन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रभावती जो ये गुप्त थी, ये एक महिला शासिका, ये जो है ना आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका जो विवाह है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। बाद में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने ही जो है ना ये जो वाकाटक वंश का जो प्रधान शाखा की जो है ना ये मतलब कि शासिका बनी थी। अंतिम का नाम है पृथ्वी सेन द्वितीय। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वर्धन वंश या जिसको पुष्यमिति वंश भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक का नाम था पुष्यभूति। ठीक ना, राजधानी थानेसर हरियाणा में। ठीक ना, इस वंश के जो स्वतंत्रता के जो जन्मदाता थे, स्वतंत्र जो किया उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक ना, प्रभाकर वर्धन धाम मतलब प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने कि परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां इन्होंने धारण किया। ठीक ना, अब नेक्स्ट चलते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से जो है ना 2 पुत्र और एक जो है ना बेटी हुई थी। बेटी का नाम था आपका राजश्री। 2 बेटा में से एक बेटा का नाम आपका क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है ना, अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए। अब देखिए, हर्षवर्धन जो है ना 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है। उपाधि फिलादित्य का भी लिया है, परम भट्टारक का भी लिया है। हर्षवर्धन क्या कर रहा है? शशांक को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। यही शशांक जो है बोधि वृक्ष को काट दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अब हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया हुआ था। बाणभट्ट इसके राजकवि थे। हर्षित और कादम्बरी लिखा है। नाटक जो हर्षवर्धन जो 3 संस्कृत भाषा में लिखा गया है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई होता है नर्मदा नदी के किनारे और जीतता कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के शासनकाल या जो वर्धन वंश के शासनकाल का प्रशासन देखते हैं तो एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के जो शासक थे वो कहीं ना कहीं उनका एक केंद्रीकृत व्यवस्था था, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था था, क्योंकि राजा बहुत ही पावरफुल होते। लेकिन समय के बाद गुप्तकाल और आगे आते आते जब भूमिदान की प्रथा शुरू हुई तो अब राजा का शक्ति थोड़ा कम हो गया, तो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, इसके मतलब कि शासक को उपरी कहा जाता था। जिला को विषय, इसके प्रमुख को विषयपति। एक तहसील के जो प्रमुख को पाठक कहा जाता था। ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। और सिंचाई के लिए इस समय तुलायंत्र या जल पंप का प्रयोग किया जाता था। मतलब इसमें जो जिला के नीचे तहसील होता है, तहसील को पाठक भी कहा जाता था। ग्राम के जो प्रमुख को ग्रामाछपटकलिक कहा जाता था। ठीक ना, और पुलिस को चाट या भाट कहा जाता था। ऐसा करके लुसेंट में फैक्ट दिया गया है। तो यहाँ हर्षवर्धन वंश तक लगभग जो
67 मिनट का हमारा लेक्चर हो चुका था। अभी इसको हम यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूँगा लुसेंट फ्रिज का, उसमें साउथ इंडिया में जो भी उस समय वंश था, चाहे चोल वंश है, पल्लव वंश है, फिर आपका राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, तो इसको मैं एक लगभग 15-20 मिनट की वीडियो में कवर कर दूंगा। फिर जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में मध्यकालीन भारत, इसमें मेनली दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर आपका मुगल काल का, फिर मराठा एम्पायर का और विजयनगर, 4 टॉपिक हम मध्यकाल में अच्छे से कर लेंगे। फिर देन आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग इंटर करेंगे। तो ऐसे करके लगातार लगभग समझिए कि पूरे लुसेंट को कवर करने के लिए 1 घंटे या जो है 70 मिनट का लगभग मान लीजिए कि 10 या 12 लेक्चर लूँगा, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट को कवर कर दूँ। तो पर डे मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा रिवाइज, लेकिन अगर आप इसको पहले लुसेंट को पढ़े हुए हैं तो। बाकी और भी कुछ जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम का भी कुछ चीज़ें मैं लेक्चर लाऊंगा, या और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे ज्योग्राफी का है या पॉलिटी का, तो वो सब भी लेक्चर में आने वाले लगभग 10-15 दिन में आपका मैं पूरा कवर कर दूंगा। मेरा रिक्वेस्ट आपसे बस इतना है कि पर डे हमारे इस यूट्यूब पर आप अगर 1 घंटे का समय देते हैं, जो कि स्पीड बढ़ा कर अगर देखें तो आपको लगभग 40 मिनट में काम हो जाएगा, तो लेक्चर देख लें। बाकी इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके इसके बाद फिर से रिवाइज कर ले। बाकी अगर और भी कुछ अगर लगता है कि आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।